गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटे हमने जो हम ये पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें जो है मैंने कवर किया था द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। मतलब जब रेवोल्यूशंस का टाइम था 1830 टू 1848, कि किस तरीके से रेवोल्यूशंस हुई, क्यों रेवोल्यूशंस हो रही है नेशन स्टेट बनाने के लिए, और कौन कर रहे हैं ये रेवोल्यूशंस? एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है ना, जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो जो है रेवोल्यूशंस के थ्रू जो है दे वांट टू कन्वर्ट मोनार्की इनटू नेशन स्टेट्स। मतलब वो चाहते हैं कि जो मोनार्की है वो खत्म हो जाए और नेशन स्टेट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हो जाएं। वो जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहते हैं, मतलब एक जैसे लोग जो हैं उनका एक नेशन स्टेट होना चाहिए। वो नहीं चाहते कि उन पे कोई राजा जो है कंट्रोल करे। ये मैंने सारा जो है कवर करा था लास्ट क्लास में। और मैंने आपको रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से रोमांटिसिज्म जो है एक कल्चरल मूवमेंट जो है किस तरीके से डेवलप करती है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थ्रू। किससे करती है? पोएट से, पोएम से, स्टोरीज से, म्यूजिक से, मतलब नेशनल फीलिंग्स जो है लोगों में डेवलप करना। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो है 1848 का रेवोल्यूशन बताया था लिबरल्स का, अगर आपको याद हो तो, कि जिसमें जो है जितने भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, जिनकी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, जिसमें ये सारे बिजनेसमैन, ये जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए, अगर याद है तो। नहीं तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने जो है कोशिश करी जर्मन को जो है नेशन स्टेट बनाने की, लेकिन वो जो कोशिश थी उसको सप्रेस कर दिया जाता है। जो कंजर्वेटिव्स हैं वो उसे सप्रेस कर देते हैं, और अभी भी जो है जर्मनी जो है वो एक नेशन स्टेट नहीं बनता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको जो है तीन स्टेट्स का, मतलब तीन नेशन स्टेट्स किस तरीके से यूनिफिकेशन हुई उनमें, उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। तो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो सबसे पहले हम जर्मनी की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो इसकी हेडिंग ही यही है, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या एक आर्मी जो है वो नेशन को बना सकती है? ठीक है, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो आप देखेंगे जर्मनी की यूनिफिकेशन में किस तरीके से आर्मी ने जो है एक मेन मेजर रोल जो है प्ले करा है फॉर मेकिंग द जर्मनी एक नेशन स्टेट बनाने के लिए, कि किस तरीके से आर्मी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, ये आप भी देखिए फर्स्ट लाइन में यही दिखाया गया है। आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservative for promoting state power and achieving political domination over Europe. देखिए, जब मैंने आपको ये बताया था कि 1848 में जब रेवोल्यूशन होता है, मिडिल क्लास जो होती है वो ट्राई करती है कि जर्मनी को जो है यूनिफाई कर दिया जाए। एक्चुअली जर्मनी जो था ना वो प्रूशियन एम्पायर के अंडर था। मतलब प्रूशियन एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में जो था ना जर्मनी बटा हुआ था। तो जो मिडिल क्लास थी वो ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो जर्मन स्टेट जो इतनी कंसोलिडेटेड नहीं है, हम उन्हें कंसोलिडेट करें। लेकिन उनकी जो जो ये रेवोल्यूशन होता है, जो भी उन्होंने कोशिश करी जाती है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है ना। उस टाइम पर जो प्रूशिया का जो किंग होता है, फ्राइडरिक विलियम फोर जो था, उसने जो है रिजेक्ट कर दिया, कि उसने जो है मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। इवन उनकी जो भी उन्होंने कोशिश करी मिडिल क्लास ने, तो उसको सप्रेस कर दिया गया। ठीक है। लेकिन अब जो है कंजर्वेटिव्स को, हमने एंड में ये भी बताया था मैंने आपको, कि अब जो कंजर्वेटिव्स थे उनको लग रहा था कि अब मूवमेंट्स जो है अलग अलग जगह पर होती जाएंगी, तो इससे उन्हें बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो वो भी चाहने लगे कि हाँ भी अब जो है यूरोप में थोड़े से हम चेंजेस लेके आए। वो ये क्यों चाहते थे कि अब ये देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, कि अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है, अब लोगों में जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, जो सेंटिमेंट्स है, वो कौन डाल रहा है, कौन मोबिलाइज कर रहा है? कंजर्वेटिव्स खुद मोबिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अब जो है नेशन स्टेट बन जाए, मतलब ये जो जर्मन जो अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है, इसको हम यूनिफाइड कर दें। अब ऐसा क्यों है, मोनार्की ऐसा क्यों चाह रही है? एक्चुअली में उनको ये लग रहा है कि अगर हम इन्हें
जो ये अलग अलग जर्मन स्टेट्स हैं, अगर हम इन्हें कंट्रोल कर दें, एक ही नेशन स्टेट बना देंगे, और फिर बाद में क्या होगा, हम इन पे राज करेंगे। मतलब अगर लोग जो है इन्हें समर्थन देंगे ना, इन्हें सपोर्ट करेंगे, अगर ये जो है यूनिफिकेशन में कंजर्वेटिव्स मदद करते हैं सारी जर्मन स्टेट्स को, और एक जर्मनी स्टेट बनाते हैं, नेशन स्टेट बनाते हैं, तो इनको ये लग रहा था कि लोग जो है इन्हें सपोर्ट करेंगे, और फिर जब जर्मनी बन जाएगी नेशन स्टेट, तो ये इस पे मोनार्की लेके आएंगे और ये राज करेंगे, इनको ऐसा लग रहा था। तो अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं जो लोगों में, वो कौन डेवलप कर रहे हैं, ये कंजर्वेटिव जो इसके पहले खिलाफ थे। ठीक है, क्यों वो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, दे वांट टू अचीव पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, कि मतलब वो ही कंट्रोल करना चाहते हैं टोटल यूरोप के ऊपर। ठीक है, तो मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। ये हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारा बताया था कि जर्मन कन्फेडरेशन जो थी 39 स्टेट्स की, ये आपको याद है ना, नेपोलियन ने सेटअप की थी जर्मन कन्फेडरेशन। तो जो अब मिडिल क्लास थी जर्मन, मिडिल क्लास के जो जर्मन्स थे, उन्होंने कोशिश की थी 1848 में इन रीजन्स को यूनाइट करने में और एक नेशन स्टेट बनाने में, और वो चाहते थे कि जो पार्लियामेंट बने वो इलेक्टेड पार्लियामेंट बने। लेकिन जो ये इनका इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, वो रिप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया था। किसने कर दिया था, मोनार्की ने। ये सारा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मोनार्की ने जो है उस टाइम पर जो प्रूशिया के जो राजा थे, विलियम फोर जो थे, फ्रेडरिक विलियम फोर, उन्होंने जो है ये इसको जितना भी इन्होंने कोशिश करी उसको रिप्रेस कर दिया था। ठीक है ना, और उन्होंने किसकी मदद ली थी, मिलिट्री की मदद ली थी। और जो प्रूशिया के जो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, जिन्हें हम जंकर्स बोलते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि लार्ज लैंड ओनर्स को क्या बोला जाता है, प्रूशिया के जंकर्स, एक नंबर का क्वेश्चन इट कैन कम। ठीक है, तो उन्होंने इसकी मदद लेकर वो जो मूवमेंट थी उसको सप्रेस कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जब इस तरीके से जब 1848 में जब मिडिल क्लास ने जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी कि भाई हमें जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहिए, लेकिन जो इनका इनिशिएटिव था इसको रिप्रेस कर दिया गया, तो अब ये सारा का सारा जो दायित्व आ गया, ये जो नेशनल यूनिफिकेशन का जो दायित्व था वो किसके ऊपर आ गया, प्रूशिया के राजा के ऊपर आ गया। मतलब प्रूशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ भाई मैं जो है हेल्प करूंगा इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो उस टाइम का जो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। देखिए इसमें भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, किसका प्रोसेस इन मेकिंग द जर्मनी एज अ नेशन स्टेट, किसने जो है मेन रोल प्ले किया था उस टाइम पर प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने जो है प्रूशियन की आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली और क्या कोशिश करी, जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने में। ठीक है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो प्रूशिया के राजा थे ना, उन्होंने अपने ऊपर ये दायित्व ले लिया, लीडरशिप ले ली कि मैं जो है अभी जर्मन स्टेट्स जो इतनी फैली हुई हैं, अलग अलग जगह बिखरी हुई हैं, मैं इनको यूनिफाइड करने में मदद करूंगा। अब उन्होंने अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, ऑटो वॉन बिस्मार्क को, कि भाई तुम जो है इसमें मेरी मदद करो। अब ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जो है प्रूशियन आर्मी की मदद ली और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली। तो क्या करा उन्होंने, ऐसा क्या किया, 3 वार्स जो है वो लड़ी इन 7 years। एक्चुअली में जर्मन स्टेट्स जो थी ना उस टाइम पर, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, इनके कंट्रोल में थी। अब इनके कंट्रोल से आजाद कराएंगे तभी तो यूनिफिकेशन हो पाएगा ना। तो जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, उन्होंने आर्मी की मदद से, प्रूशियन आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जो है ये इनसे 3 वॉर लड़ी 7 years में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। ठीक है, और जिससे एंड में यूनिफिकेशन करने के प्रोसेस को मतलब सक्सीड हो पाए वो। ठीक है, इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मतलब डिक्लेयर किया गया एज अ जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। वर्सेल्स पे जो है एक इन्होंने जो है एक सेरेमनी रखी, वहां पर जो है प्रूशियन किंग जो थे विलियम वन, इनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया एज अ जर्मन एम्परर। ठीक है, ये देखिए
ये इनका पूरा हॉल सजा हुआ, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इनको जो है राजा डिक्लेयर करा गया है। ये पूरा इसी के, ये जो पैराग्राफ है, इसी पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of German states, सारे जर्मन स्टेट्स के राजा हैं, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स हैं, जिसमें कौन कौन है, ऑटो वन बिस्मार्क हैं, और ये कहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हॉल ऑफ मिरर्स। ये कहाँ पर है, वर्साइल्स में एक पैलेस है, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, वहां पर जो है ये लोग इकट्ठा होते हैं। और जो केसर विलियम वन जो है प्रूशिया के, उनको जो है जर्मन एम्परर घोषित कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? इसमें मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहूंगी। पूरा ये जो हॉल था ना, ये पूरा जो है, ये देखिए पूरा मिरर्स ही मिरर्स लगे हुए हैं, इसलिए इसको हॉल ऑफ मिरर कहते हैं। क्लियर है बेटे? क्योंकि ये जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो है जर्मन एम्पायर जो है किसके अंडर आ गया था, किसको बना दिया था राजा का जर्मन का, केसर विलियम वन को, जो कि प्रूशिया के राजा थे, उनको जो है अब जर्मन एम्पायर घोषित कर दिया गया था। ठीक है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट्स पावर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज। अब ये जो न्यू स्टेट जो जर्मनी बनी, इसने किस पे, किन किन बातों पर ज्यादा एम्फेसाइज किया कि भाई करेंसी जो है मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग को मॉडर्नाइज करने में, लीगल और जुडिशियल सिस्टम कैसा रहेगा जर्मनी में, इन सबको मतलब मॉडर्न करने में इनका मेन एम्फेसाइज रहा, जोर रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इटली का, कि इटली की यूनिफिकेशन किस तरीके से हुई। अब इटली की यूनिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको इटली का एक मैप दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये बेटा इटली का मैप है। यहाँ देखिए, ये जो देखिए इटली जो था ना उस टाइम पर 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। अभी यूनिफिकेशन इटली की नहीं हुई है। अभी मैं तब बता रही हूँ, ये वाला मैप उस टाइम का है जब इटली की यूनिफिकेशन नहीं हुई है। उस टाइम पर जो है इटली जो है 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी के जो राजा थे वो राज करते थे। ठीक है, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, और इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ ये जो जगह है ना, ये सरडानिया वाली जगह जो है, ये दोनों जगहों पर, ये वाली जगहों पर, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा इटालियन प्रिंस का राज था। सरडानिया सीडमोंट जो था, ये जो इलाका था, यहाँ इसी इलाके पर इटली के प्रिंस का राज था। बाकी ये सारे एरियाज, यहाँ पर इटली के किसी भी प्रिंस का राज नहीं था। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दूसरी डायनेस्टीज का राज था। ठीक है, जैसे कि ये देखिए रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये इनको, इस वाले एरिया को बोलते हैं पेपल स्टेट्स। पेपल से बना है पोप, यानी यहाँ पर पोप का, पोप पता है ना आपको, जो क्रिश्चियन लोगों के वो जो फादर होते हैं जिन्हें पोप कहते हैं, तो ये पेपल स्टेट, यहाँ पर पोप का कंट्रोल था। ठीक है, और ये वाला जो था, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, द किंगडम ऑफ टू सिसलीज, ये जो दोनों जगहें दिखाई दे रही है ना, किंगडम ऑफ द टू सिसलीज, यहाँ पर जो है बॉर्बन डायनेस्टी के स्पेनिश रूलर्स जो थे ना, स्पेन के जो राजा थे, फिर से मैं बता रही हूँ, स्पेन के राजा, स्पेनिश रूलर्स, और वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बॉर्बन डायनेस्टी। अब आपको अगर ये बॉर्बन डायनेस्टी याद हो, तो फ्रांस में भी जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा था ल्यूई 16, लेकिन यहाँ पर मैं फ्रांस की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेनिश रूलर, उसका जो था, उनका राज था यहाँ पर किंगडम ऑफ टू सिसलीज में, ये येलो पार्ट में। ठीक है बेटे, और ये जो बाकी हिस्सा बच गया, ये जो आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाले हिस्से में जो है ऑस्ट्रिया का राज था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो है यहाँ पर कंट्रोल था। इज दैट क्लियर? कि जो ऑस्ट्रिया, जो हैब्सबर्ग्स थे, उनका जो है यहाँ पर कंट्रोल था, यानी हैब्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल था, ये वाला रीजन जो बच गया।
रेड वाले पोर्शन पे पोप का कंट्रोल। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में जो है बॉर्बन डायनेस्टी, वो भी स्पेनिश रूलर्स जो थे बॉर्बन डायनेस्टी वाले, उनका कंट्रोल। और यहाँ पर जो है हैब्सबर्ग एम्पायर का जो है कंट्रोल था, ठीक है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो थे। इज दैट क्लियर? तो अभी मैंने आपको बताया कि इटली का यूनिफिकेशन से पहले जो है इटली जो था 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, मतलब वहां पर जो है इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन सर्डानिया पीडमोंट में, जो मैंने एरिया आपको दिखाया था सर्डानिया पीडमोंट पे, वहां पर ही सिर्फ इटालियन प्रिंस था, बाकी किसी भी जगह पर इटली का कोई भी राजा राज नहीं करता था, ठीक है। और इटली had a long history of political fragmentation. Italians were scattered over several dynastic states as well as the national Habsburg Empire, ये जो मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाला एरिया था ना नॉर्दर्न इटली, वहां पर हैब्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल था। आगे बढ़े बेटे, ये साफ साफ क्लियर अच्छे से लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर जो था वहां पर पोप का कंट्रोल था, और सदर्न रीजन जो टू किंगडम ऑफ सिसिलीज था ना, वहां पर बॉर्बन किंग्स थे, कहाँ के? स्पेन के। अब इटली यूनिफिकेशन में किस किस ने मेजर रोल प्ले करा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको याद हो जिसिपी मैजिनी, याद है बच्चे? 1830s की बात हो रही है। जिसिपी मैजिनी कौन थे ये? इन्होंने जो है सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म करा था, है ना, क्या नाम था उसका? यंग इटली। लेकिन जो भी इन्होंने रेवोल्यूशंस करी, जो 1831 से लेकर 1848 में जो जिसिपी मैजिनी ने रेवोल्यूशन करी थी लिंगुरा में, याद हो लिंगुरिया में, तो वहां पर इसकी वजह से इनको जो है देश निकाला मिल गया था। अब आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, इनके बारे में काफी एक्सप्लेन करके बताया हुआ मैंने जिसिपी मैजिनी के बारे में। तो इटली की यूनिफिकेशन में सबसे पहले स्टार्टिंग ही जो है जिसिपी मैजिनी ने करी थी, जो इन्होंने रेवोल्यूशंस करी थी, लेकिन उनकी जो रेवोल्यूशंस थी वो फेल हो गई थी। तो अब सारा का सारा दायित्व जो था इटली को यूनिफिकेशन करने का, यूनिफाइड करने का, किस पे गिरा? सर्डानिया पीडमोंट पे। सर्डानिया पीडमोंट के जो राजा थे उनका क्या नाम था? सर्डानिया पीडमोंट पे मैंने अभी आपको बताया था ना, वो वाले इलाके में ही जो है वहां पर जो है इटली का एक प्रिंस जो है वो राज करते थे। तो वहां के जो उस टाइम पर राजा थे, जो उनका जो राजा थे उधर के सर्डानिया पीडमोंट के, उनका नाम था बेटे विक्टर एम्यूल सेकेंड। क्या नाम है? विक्टर एम्यूल सेकेंड। ये आपको लर्न करना है कि वहां पे जो प्रिंसली स्टेट थी जहां पर इटली का ही प्रिंस जो है राज करता था सर्डानिया पीडमोंट में, उसका नाम क्या है? एक नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब सारा का सारा दायित्व जो है किस पे पड़ गया? विक्टर पे पड़ गया, किंग विक्टर पे पड़ गया, ठीक है, किंग विक्टर एम्यूल सेकंड पे। क्योंकि जिसिपी मैजिनी जो थे वो उन्होंने रेवोल्यूशंस करी, उन्होंने कोशिश करा इटली को यूनिफाइड करने में, बट वो फेल हो गए। और उन्होंने जब लेंगुरिया में जब अटैक मतलब रेवोल्यूशन करी थी, यूनिफाई करने की कोशिश की थी, तो उनको जो है देश निकाला मिल गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा विक्टर एम्यूल सेकंड ने? In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. मतलब अब जो है इन्हीं के ऊपर सभी की आशा हो गई कि अब यही जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं और यूनिफिकेशन में भी मदद कर सकते हैं। अब उस टाइम पर जो इनके चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था कावूर। इन्होंने भी बहुत मेजर रोल प्ले करा है इटली को यूनिफाइड करने में। देखिए पहले जिसिपी मैजिनी की बात करी मैंने, उसके बाद मैंने आपको विक्टर एम्यूल सेकंड की बात करी, अब मैं थर्ड पर्सन के बारे में बता रही हूँ, कावूर के बारे में। ये कावूर कौन थे? कावूर जो थे उस टाइम पर सीडमोंट सर्डिनिया पीडमोंट के जो थे, ये देखिए विक्टर एम्यूल सेकंड जो थे सर्डानिया पीडमोंट के, उनके जो थे चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्होंने जो है यूनिफाई करने की कोशिश करी। ये तो ना तो एक इन्होंने वॉज, देखिए हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ठीक है। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच। इस बात पे ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छे जो थे डिप्लोमेट थे, ना तो ये कोई रेवोल्यूशनरी थे, मतलब कोई ये क्रांतिकारी नहीं थे, ये ना ही ये डेमोक्रेट थे, ये क्या थे बेटे? ये डिप्लोमेट थे, ठीक है। इनको मतलब
कूटनीति आती थी, मतलब किस तरीके से सोच समझ करके किस तरीके से अपना काम बनाना है, उसमें ये माहिर थे कावूर जो थे। और ये जो थे ना फ्रेंच, इटालियन से बेटर जो है ये क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज, इनकी उस पर ज्यादा अच्छा कमांड था। तो इन्होंने जो है अपने टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस से विद फ्रांस, क्योंकि फ्रेंच अच्छी बोलते थे, तो इनका जो है बड़ा अच्छा फ्रांस के साथ जो था बहुत अच्छा रिलेशन था। तो इन्होंने फ्रांस की मदद से, काबूर की बात हो रही है, हु वाज काबूर, काबूर वाज द चीफ मिनिस्टर, किनके थे, जो चीफ मिनिस्टर जो थे किनके थे, सर्डानिया पिडमोंट, जहां पर अकेले प्रिंस, इटली के जो प्रिंस थे किंग विक्टर एम्यूल सेकंड, उनके जो थे चीफ मिनिस्टर थे। और इन्होंने जो है बहुत मदद करी है इटली को यूनिफाई करने में। ये ना तो एक रेवोल्यूशनरी थे, ना ही ये डेमोक्रेट थे, ये क्या थे, डिप्लोमैट थे। वर्ड आई एम यूजिंग डिप्लोमैट, ठीक है। अब इन्होंने अपनी, मतलब इनको फ्रेंच ज्यादा अच्छे से आती थी, तो इन्होंने अपने टेक्टफुल तरीके से फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी, अभी मैंने आपको बताया था ना, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैप में ही। ये जो यहाँ पर नर्दर्न एरिया में, नर्दर्न इटली में, मैंने आपको बताया था ना कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का जो था राज था। तो यहाँ पर इस एरिया को रिलीज कराने में कावूर ने जो है फ्रांस की मदद ली, क्योंकि ये बहुत अच्छे, इन्होंने सोच समझकर, एक फ्रेंच तो इनको अच्छी से आती ही थी, फिर इन्होंने फ्रांस की मदद ली और वहां से जो है इनको हटा दिया। किसको हटा दिया बेटे, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। कब, 1859, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जिसेपी गारिबाल्डी। अब देखिए मैं एक नया नाम ले आया, फोर्थ नेम इंट्रोड्यूस हो गया इस यूनिफिकेशन में। पहला क्या था बेटे, पहला जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिसेपी मैजिनी, उसके बाद मैंने आपको बताया विक्टर एम्यूल सेकंड, उसके बाद कावूर, अब फोर्थ वन इज जिसेपी गारिबाल्डी। अब गारिबाल्डी ने जो है इनके अंडर जो ये जो थे लीडर बन गए, और बड़े सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स, मतलब आर्मी की मदद से इन्होंने क्या करा, दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली। 1860 में इन्होंने साउथ इटली में ये घुस गए। और जो किंगडम थी ना टू सिसलीज की, बताया था ना, टू सिसलीज किसके अंडर में थी, स्पेन के जो राजा थे, जो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनसे इन्होंने आजादी दिलाई। Succeeded in winning the support of local peasant in order to drive out the Spanish rulers. जो स्पेन के जो रूलर थे, जिनका सर्दर्न इटाली में कंट्रोल था, किंगडम ऑफ टू सिसलीज में, उसको आजादी दिलाने में जिसिपी गारिबाल्डी ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। और इनकी मदद किस किस ने करी बेटे, आर्मी ने मदद करी और इनकी लोकल पीजेंट्स ने भी मदद करी, ठीक है। अब आगे समझे, अब नॉर्थ इटली भी रिलीज हो गया, साउथ इटली भी आजाद करा लिया गया। अब क्या हुआ बेटे, 1861 में जो विक्टर एम्यूल सेकंड थे, जो पीडमोंट सर्डानिया के जो राजा थे, इनको जो है किंग ऑफ यूनाइटेड इटली घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम वो जो पोप को किस तरीके से किया गया, पोप पेपल स्टेट को भी जो है कंट्रोल कर लिया गया लोगों ने जो है ना पेपल स्टेट्स को भी अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो ये जो गारिबाल्डी थे, पहले इन्होंने साउथ इटली में और किंगडम ऑफ टू सिसलीज को फ्री कराया, और फिर स्पेनिश रूलर्स को वो वहां से हटाया, और पोप को भी वहां से निकाला बीच में से। जो मिडल इटली था वहां पर पेपल स्टेट जो थी वो पोप के कंट्रोल में थी ना, उसको भी फ्री कराया गया लोकल पीजेंट्स के सपोर्ट से, ठीक। अब 1861 में विक्टर एम्यूल सेकंड जो थे वो, उनको वहां का राजा बना दिया गया यूनाइटेड इटली का। अब इसमें इस वाले पैराग्राफ में कुछ थोड़ी बहुत बातें लिखी हुई है, इसमें बस इतनी सी बात लिखी है कि इटालियन पॉपुलेशन जो थी ना वो बड़ी इलिटरेट थी, बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी उनमें, उनको लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब बिल्कुल भी वो अवेयर नहीं थे कि भी ये क्या कर रहे हैं। भाग जरूर लिया उन्होंने, पार्टिसिपेट जरूर करा इटली को यूनिफाइड करने में, लेकिन वो जो है सिर्फ एक तरीके से विक्टर एम्यूल को ही सपोर्ट कर रहे थे। उनको कुछ नहीं पता कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, लिबरल आइडियोलॉजी क्या होती है, उससे बिल्कुल बेखबर, क्योंकि वो इलिटरेट मास थे, मतलब उनको पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो ज्यादा।
बस उन्होंने गारिबाल्डी को सपोर्ट करा। और ये जो इटालिया वर्ड है ना, इटालिया उनको लग रहा था ये जो ला टैलिया जो है ना, ये विक्टर एम्यूल की वाइफ का नाम है, जिसके लिए मतलब उनकी वाइफ को जो है किसी ने कैद कर लिया और इसलिए हम लड़ रहे हैं उन्हें फ्री कराने के लिए। ये ऐसी फीलिंग थी, मतलब ये कोई इतना यूज नहीं है इन 4-5 लाइंस का, लेकिन मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आई होप कि आपको इटली का यूनिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। 5 नंबर का आता है ये, तो आपने ये पूरे जोन जोन लोगों ने मदद करी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इनको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। अब देखिए जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि भाई ब्रिटेन के केस को, यूनिफिकेशन के केस को स्ट्रेंज केस क्यों कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद आता है कि आपने जो है यूनिफिकेशन ऑफ ऐसे नेशन स्टेट का यूनिफिकेशन के बारे में बताओ जिसका एक स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन के बारे में। यहाँ पर हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं कि ऐसा अलग क्या है। देखिए इटली में भी रेवोल्यूशन होती है, जर्मनी में भी आपने देखा वॉर्स लड़ी जाती हैं, रेवोल्यूशन होती हैं, तो ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ द सडन अपहेवल और रेवोल्यूशन, मतलब कोई रेवोल्यूशन नहीं होती है। इसके लिए पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ एक बार, ब्रिटेन आपको क्लियर हो जाएगा। कई बच्चों को यही नहीं क्लियर होता कि मैडम यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, ब्रिटेन आइल्स क्या होता है, तो एक बार मुझे उसको बताने दीजिए। ये देखिए, पहले इसको अच्छे से देखिए। देखिए जब मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करती हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रेट ब्रिटेन, देखिए इंग्लैंड सबसे पहले, तो हमारे देश में किसने राज किया, इंग्लैंड ने राज किया। ब्रिटेन की बात नहीं हो रही अभी, यहाँ पर इंग्लैंड की बात हो रही है। जब मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करती हूँ तो बेटे ग्रेट ब्रिटेन में ये 3 एरियाज आते हैं। ये सारे जितने भी शो हो रहे हैं ना, ये सारे आइलैंड्स हैं, और इन सारे आइलैंड्स को बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। क्या बोलते हैं बेटे, ब्रिटिश आइल्स। ये देखो बाहर वाला सर्कल, ये रेड कलर का ये शो हो रहा है ना, इनको, ये सारे जितने भी आइलैंड्स है ना, दीज आर ऑल ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, अब ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है बेटे, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और वेल्स आता है। जब ग्रेट ब्रिटेन की बात होगी तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। लेकिन जब मैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोलूंगी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन भी आएगा प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड भी आएगा। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक, क्लियर। क्योंकि देखिए आयरलैंड में जो है 2 है, एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड है और दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में नहीं आता, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। और जब ये मैं पूछूंगी कि भाई ये सारे आयरलैंड्स है किसके, तो ये सारे के सारे ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है, ये सारे ब्रिटेन के आयरलैंड्स है। इज दैट क्लियर। ये नक्शा आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ पर ये वर्ड यूज होगा, कहीं पर मैं यूनाइटेड किंगडम यूज करूंगी, कहीं पे मैं ग्रेट ब्रिटेन यूज करूंगी। तो ग्रेट ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन का जो केस है वो, वहां पर कोई रेवोल्यूशन नहीं होती है, कोई सडन अपहेवल नहीं होता, मतलब एकदम कुछ अचानक से नहीं होता। वहां पर ऐसा क्या हुआ ब्रिटेन को यूनिफिकेशन करने में, वो आपको इसमें उसका एक स्ट्रेंज केस है, एक अलग है इन दोनों से, इटली और जर्मनी से। एक्चुअली में देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। यहाँ पर जो है द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस, मतलब ये जितने भी ब्रिटिश आइलैंड्स थे, ब्रिटिश आइल्स जो थे, यहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे। जैसे इंग्लिश वाले जो इंग्लिश बोलते हैं, स्कॉटिश लैंग्वेज बोलते हैं, वो स्कॉट के लोग आ गए, वॉल्श, आयरिश। ठीक है, ये सारे जो है ब्रिटिश के आइलैंड्स में ये डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज के लोग हैं, इन सबका अपना कल्चर है, इनका अपना ट्रेडिशन है। लेकिन जो इंग्लिश नेशन था ना, वो उस टाइम पर पावरफुल हो गया। अब ऐसा क्या हो गया कि वो पावरफुल हो गया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। पावर कहाँ से आ गई बेटे, एक्चुअली में क्या हुआ, इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी आया, और यहाँ ये लोग जो है बड़े जल्दी अमीर हो गए, और इनके पास पावर भी आ गई। अब ये इन्होंने क्या करा कि अब हम तो शक्तिशाली हो गए हैं, तो क्यों ना हम दूसरे जो आइलैंड्स हैं उन पे अपना रोब जमाएं, उन पे क्यों ना कंट्रोल करें। तो जो इंग्लैंड इंग्लिश पार्लियामेंट थी ना, सबसे पहले उन्होंने अपनी पावर को सीज करा। जो मोनार्की, पहले वहां मोनार्की का कंट्रोल था, अभी मैंने बताया ना आपको कि 18th सेंचुरी से पहले
कोई ब्रिटेन नाम की, कोई ब्रिटिश नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे ब्रिटिश आइल्स में, ब्रिटिश आइलैंड्स में। तो इंग्लिश जो पार्लियामेंट है ना, जो इंग्लिश लोग थे, उन्होंने सबसे पहले जो मोनार्की थी वहां पर, जो राजा का राज था, उनसे अपनी पावर को छीन लिया इन 1688। ठीक है। अब क्या हुआ, इंग्लैंड जो है वो सेंटर में आ गया, मतलब इंग्लैंड पावरफुल बन गया, अब एक ऐसा नेशन स्टेट बन गया। अब उन्होंने सोचा कि हम दूसरे जो स्कॉटलैंड है इसको भी अपने में मिला लें। तो क्या हुआ बेटे, एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, एक इन्होंने ना जो एक संधि पास करी, एक एक्ट पास करा, एक कानून पास करा, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। मतलब इन्होंने जबरदस्ती उसको जो है अपने साथ मिला लिया। ठीक है। अब इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो है एक्ट ऑफ यूनियन एक्ट के अंदर जो है 1707 के अंदर जो है अब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिल गए। ठीक। that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain, meant in fact that England was able to impose its influence on Scotland. अब इंग्लैंड जो था वो पावरफुल था, जो मैंने आपको बताया। अब वो पावरफुल की वजह से ना उसने अपना जो है कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया स्कॉटलैंड के ऊपर। अब स्कॉटलैंड जो है उनकी लैंग्वेज को सप्रेस किया गया, वो ना तो अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज बोल सकते थे, ना ही जो है वो ड्रेस पहन सकते थे। ये वाले पैराग्राफ में देखिए, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were suppressed. मतलब जो स्कॉटलैंड का कल्चर था या जो भी उनकी आइडेंटिटी थी उसको सप्रेस कर दिया, किसने, इंग्लिश मेंबर्स ने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, क्योंकि अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर इन्होंने जो है ब्रिटेन बना दिया था उसको, ग्रेट ब्रिटेन। अब द कैथोलिक लैंड्स दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल डिप्रेशन। अब वो क्या हो गए, जो स्कॉटिश जो बोलते थे ना, जो वहां की लैंग्वेज बोलते थे, दे वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गायलिक लैंग्वेज। ये जो स्कॉटिश लोग थे, ये इनकी लैंग्वेज, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए अभी स्कॉटलैंड में कई जो हम सोचेंगे यही बोलेंगे कि वहां पर स्कॉटिश लैंग्वेज बोली जाती है, एक्चुअली में वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है गायलिक। तो आपको ये एक नंबर का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आता है कि स्कॉटलैंड में जो है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, गायलिक लैंग्वेज बोली जाती है। उनको जो है मना किया जाता था कि आप जो है ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते, आप अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स। मतलब जो स्कॉटलैंड के जो लोग थे, जो स्कॉटिश पीपल थे, उनको अपने ही एरिया से बाहर निकाल दिया गया जबरदस्ती। क्यों भाई, जबरदस्ती है ना, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो पावरफुल है उस टाइम पर, उसके पास पैसा भी है, और उसने स्कॉटलैंड से जबरदस्ती एक एक्ट पास करके उसको अपने साथ मिला लिया। जब मतलब जबरदस्ती हो रही है, दादागिरी हो रही है इसमें। तो यहाँ देखिए कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन यूनिफिकेशन हो रही है। आप देखो किस तरीके से यूनिफिकेशन करे जा रहे हैं। अपने आइलैंड, अपने वाले इलाके को तो मिलाया है ही तुम्हारा इंग्लैंड, लेकिन स्कॉटलैंड को जबरदस्ती मिला लिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आयरलैंड के साथ भी ऐसे ही करा कि भाई आयरलैंड जो है इसको भी अपने साथ मिला लिया जाए। लेकिन हुआ क्या बेटे, जो आयरलैंड में था ना, अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा बैक में लेके जाती हूँ। आपको मैंने बताया था जैसे मुस्लिम्स जो होते हैं सिया सुन्नी होते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियंस भी जो है दो तरीके के होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो थे ना वो बड़े कंजर्वेटिव टाइप के थे, पुराने लोग थे जो क्रिश्चियंस थे, और जो प्रोटेस्टेंट्स थे ये न्यू बने थे। ठीक है ना। और ब्रिटेन में भी जो है प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो ज्यादा थे। ठीक है, इसको जरा अच्छे से समझिए। तो इंग्लैंड ने क्या सो करा कि आयरलैंड को अपने साथ मिलाने के लिए उसने क्या अपनी कोशिश करी, क्या कूटनीति अपनाई। उसने सोचा कि जो आयरलैंड में दोनों तरीके के लोग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन प्रोटेस्टेंट को मदद करें, हेल्प करें इन कैथोलिक को सप्रेस करने में। ये इन्होंने चाल चली। ठीक है। तो जो कंट्री जो थी ऑलरेडी डिवाइडेड थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, लेकिन जो भी कैथोलिक ने रिवॉल्ट्स करे अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट, वो ब्रिटिश ने उनको सप्रेस कर दिया क्योंकि वो ताकतवर थे। तो आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वोल्फ ट्यून एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। ठीक है। पहले जो था इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने सबसे पहले वॉल्स तो उसके अंडर, वेल्स जो था वो उसके अंडर था ही था। तो उसने क्या करा, स्कॉटलैंड को जबरदस्ती मिला लिया था 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन करके। और अब उसने 1801 में आयरलैंड को भी, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड को, नॉर्दर्न आयरलैंड जो था इसको जो है जबरदस्ती अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया, मिला लिया।
ठीक है। और उस टाइम पर जो फेल्ड रिवॉल्ट किसने करा था, मतलब जो रिवॉल्ट करा था, कैथोलिक्स ने भी रिवॉल्ट करा था इसके अगेंस्ट कि नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश का सपोर्ट था, किसको, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे थे वो, तो प्रोटेस्टेंट ने जो है जो भी कैथोलिक रिवॉल्ट थे उनको सप्रेस कर दिया गया। ठीक है। और अब जो है आयरलैंड को फोर्सली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में इन 1801। अब यहाँ पर जो है वही वाली बात है ना, सेंस ऑफ कलेक्टिव, आप इतने सारे देखो, स्कॉटलैंड को भी आपने मिला लिया इंग्लैंड के साथ, आपने जो है आयरलैंड को भी मिला लिया अपने साथ, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना दिया। तो इसमें जो है किस तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी अब आप लाओगे, किस तरीके से कैसे लाओगे आप लोगों में अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इसके लिए क्या करा, न्यू ब्रिटिश नेशन was forced through the propagation of a dominant English culture। इंग्लिश कल्चर को जो है उस पर थोपा गया उन लोगों पर। कैसे, इन्होंने जो है सिंबल्स, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग को अपनाया गया, यूनियन जैक जिसे बोलते हैं, ये फ्लैग भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये फ्लैग जो है यूनियन जैक इसको बोलते हैं। तो दस ब्रिटिश फ्लैग जो है यूनियन जैक इसको अपनाया गया। नेशनल एंथम भी जो है ब्रिटेन का लिया गया, गॉड सेव अवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। मतलब इस तरीके से जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी को मेंटेन करने की, इम्पोज करने की कोशिश की गई। तो आपने देखा ना, यही इसी वजह से जो है ब्रिटेन को जो है स्ट्रेंज केस माना जाता है, कि किस तरीके से ब्रिटेन जो है एक नेशन स्टेट बना, उसका स्ट्रेंज केस के बारे में एक्सप्लेन करो। तो इसलिए इसको एक अलग सा केस है, इसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं होती है, कोई सडन अपहेवल नहीं होता। इसमें जो है किस तरीके से इंग्लैंड जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है, कैसे मिला रहा है दूसरे देशों को अपने में, वो है। ठीक है। ये देखिए, इसमें मैंने आज बता भी दिया लिख के कि ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूड होता है वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन टोटल आ गया, यानी वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड तो आ ही गया, और प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ गया। ठीक है। और जब मैं ब्रिटिश आइल्स की बात करती हूँ तो ब्रिटिश आइल्स मीन्स ब्रिटिश आइलैंड्स। और आइलैंड्स कौन कौन से, एक तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और एक आयरलैंड। ये आपकी थोड़ी हेल्प के लिए मैंने एक अलग से लिखा है, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। अब आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। मैंने आज आपको सिर्फ यूनिफिकेशन ही कराना था, क्योंकि जो विजुअलाइजिंग द नेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाल्कन स्टेट्स की बात की गई है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। यहाँ तक आपको मैंने 3 यूनिफिकेशन बताई है, 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है इसमें। ठीक है। तो अब आपको आई होप की समझ आ गया होगा, और अब अच्छे ध्यान से पढ़िए और पेपर्स की तैयारी करिए मन लगाकर। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटा।